नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है ये सेकंड पार्ट है हमारी इस वाली वीडियो का, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हम बेचते हैं तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे कैपिटल गेन निकाला जाता है, वो कौन सा कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, और उसको कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए थे, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चंस जो नॉर्मली निकल कर आते हैं इस वीडियो से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस वीडियो से निकल कर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर ये पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आप इसका पार्ट 2 देखना, क्योंकि आपको ये तभी समझ आएगा जब आप पार्ट 1 देख लेंगे। और अगर आपने पार्ट 1 देखा हुआ है तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि इसमें हमने ये देखा था कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर हम खरीद कर बेचते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद कर बेचते हैं, तो उसमें जो कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो सेक्शन 54 और 54 EC के थ्रू बचाया जा सकता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर क्या प्लॉट्स इंक्लूडेड है। तो यहां पर यह बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आप सेक्शन 54 की डिडक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्लॉट नहीं होगा, और कोई कैपिटल एसेट भी नहीं होगी। तो पॉइंट ये आ गया कि अगर मेरी कोई और कैपिटल एसेट है तो मैं क्या करूं, क्या मैं 54 की डिडक्शन नहीं ले सकता? तो नहीं ले सकते। लेकिन उसके साथ एक एडिशनल सेक्शन है, सेक्शन 54F। वो सेक्शन 54F ये कहता है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज कैपिटल एसेट बेची है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो ज्वेलरी है, या कोई भी कैपिटल एसेट है, और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल रहा है, तो उस केस में आप सेक्शन 54F की हेल्प से उसे बचा सकते हो। तो अब डिफरेंस क्या है सेक्शन 54 और 54F में? जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि सेक्शन 54 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लगता है और 54F लगता है अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। उसके बाद सेक्शन 54 में हमें सिर्फ कैपिटल गेन का अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, सिर्फ कैपिटल गेन का अमाउंट। लेकिन 54F के अंदर हमें पूरा सेल कंसिडरेशन का अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख की खरीदी थी और उस 10 लाख की प्रॉपर्टी को आपने लेट से 6 लाख में बेच दिया, 4 लाख का कैपिटल गेन है, तो 4 लाख के कैपिटल गेन के ऊपर अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरा 10 लाख रुपए एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको सेक्शन 54F की डिडक्शन मिलेगी। दूसरा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, वो ये है कि री इन्वेस्ट करते समय भी क्या हमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही लेनी है? तो री इन्वेस्टमेंट के टाइम पे हम रेजिडेंशियल प्लॉट भी ले सकते हैं, लेकिन उस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर अंदर हमें खत्म करनी है। यानी कि अगर आप एक प्लॉट लेते हैं सेक्शन 54 या 54F से बचने के लिए, मतलब उस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए, तो उस प्लॉट के ऊपर आपको 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन खत्म करनी है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको वो डिडक्शन मिल जाएगी। तीसरा जो मेजर क्वेश्चन उठकर आया वो ये आया कि अगर कोई प्रॉपर्टी हमने 1/4/2001 से पहले की खरीदी हुई है, हुआ क्या, जब मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कैपिटल गेन निकालना बताया कि आप कैसे निकालेंगे कैपिटल गेन, तो उसमें मैंने एग्जांपल में प्रॉपर्टी 2001 के बाद खरीदी थी। लेकिन अगर 2001 से पहले खरीदेंगे तो क्या होगा, इंडेक्स टेबल डाउनलोड किया, लेकिन उसमें तो 1 के बाद के सारे इंडेक्सेशन है। तो उस केस में क्या है, उस केस में अगर हमने प्रॉपर्टी 2001 से पहले की खरीदी हुई है तो उसके लिए हमें करवानी पड़ेगी वैल्यूएशन। यानी कि हम एक वैल्यूअर के पास जाएंगे जो उस दिन की 1/4/2001 की हमारी वैल्यू निकाल कर देगा कि हमारी वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है वो ये है, और वो बन जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसको हम जो है 2001 से लेकर आज तक का इंडेक्सेशन करेंगे। एक बात ध्यान में इसमें और रखनी है कि अगर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने 1/4/2001 से पहले करी थी तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ही इंक्लूड हो जाएगा। बट हां, अगर आपने कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 के बाद करी है तो आपको उसका बेनिफिट
मिलेगा। अब इससे चौथा क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, क्या मैंने व्हाइट वॉश कराया वो भी इंप्रूवमेंट में इंक्लूड होगा? तो इस बात को आपने खास ध्यान देना है कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में बेसिकली एडिशन एंड ऑल्टरेशन आता है, यानी कि एक ऐसा एडिशन या ऐसा ऑल्टरेशन जिससे आपकी कैपिटल एसेट की वैल्यू, आपके घर की वैल्यू बढ़ रही है, वो माना जाता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास एक लैंड थी, उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्टेड था, आपने उसके ऊपर सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, तो ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर आपने नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई, जैसे कि व्हाइट वॉश करवा दिया या फिर आपने कहीं से प्लास्टर उतर रहा था उसको प्लास्टर करवा दिया, तो वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। अब इसी से निकलकर आता है पांचवा क्वेश्चन, वो ये कहता है कि क्या हमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बिल्स संभाल के रखने पड़ेंगे, क्या हमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बिल्स भी आईटीआर में दिखाने पड़ेंगे? देखिए, आईटीआर के अंदर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का टोटल अमाउंट दिखाया जाता है, यानी कि आपने टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया इंप्रूवमेंट करते समय, हम वो दिखाते हैं। अब बिल संभालना इसलिए जरूरी बन जाता है कि कल को अगर आपका केस स्क्रूटनी में आ जाता है या असेसमेंट आती है आपके नाम पर, तो उस केस में आपका जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपसे प्रूफ मांग सकता है कि आपने जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करी है उसके पैसे आपने किसको दिए हैं। तो वो बिल्स आपको उसको उस टाइम पे शो करने पड़ेंगे। अगर आप बिल्स नहीं संभाल कर रखेंगे तो ऑब्वियसली वो जो आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एज अ डिडक्शन क्लेम करी है वो रिवर्स हो जाएगी और आपको कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। छठा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाइल परचेजिंग हमने स्टैंप ड्यूटी भी पे करी और हमने ब्रोकरेज भी पे करी, और हो सकता है हमने कोई और एक्सपेंसेस भी पे किए होंगे, यानी कि पेपर्स बनवाने के एक्सपेंसेस। अब क्या ये सब भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड होंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आपके पास हर चीज का प्रूफ है, यानी कि आपने ब्रोकरेज पे करी, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपने स्टैंप ड्यूटी पे करी, उसका तो प्रूफ आपके पास डेफिनेटली होगा, आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कमीशन या कोई फीस पे करी, उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास इन सब प्रूफ हैं तो आप इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करके क्लेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को अगर स्क्रूटनी में या फिर असेसिंग ऑफिसर आपसे असेसमेंट करते समय अगर ये डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को भी संभाल के रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के डॉक्यूमेंट्स को भी आपको संभालना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि प्रॉपर्टी बेच दी तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको भी बेच दिया, ऐसा नहीं करना। डॉक्यूमेंट्स आपने उसको दिए, लेकिन वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने लिए भी संभाल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे कभी भी कुछ भी मांग सकता है। ये था सिक्स्थ क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है जिसमें सीरियसली बहुत बार डाउट आता है कंसल्टेंट्स को भी और क्लाइंट्स को भी। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि मान लो मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी लोन पे खरीदी है, मैंने प्रॉपर्टी के पैसे एक जो मैं दे सकता था मैंने डाउन पेमेंट कर दी, बाकी पेमेंट मैंने बैंक से लोन पर ली, और उस लोन के ऊपर मैं बैंक को इंटरेस्ट दे रहा हूं। देखा जाए तो ये भी मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही है भाई, प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो ये भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इंटरेस्ट ऑन लोन भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आएगा या नहीं आएगा? पॉज करके एक बार सोचो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आगे का आंसर सुनने से पहले। चलिए अब मैं आपको आंसर बताता हूं। आंसर ये है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन को इंक्लूड किया जा सकता है। पॉइंट ये आता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि डाउन पेमेंट जो हमने करी थी, वो डाउन पेमेंट तो हमने डे 1 कर दी थी, लेकिन इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो तो हम पार्ट्स में कर रहे हैं। तो पार्ट्स में अगर आप पेमेंट करते हो तो उस केस में आपको हर साल अलग अलग इंटरेस्ट के अमाउंट की इंडेक्सेशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फर्स्ट ईयर के अंदर आपने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया तो आप फर्स्ट ईयर के हिसाब से इंडेक्सेशन करोगे। दूसरे साल में अगर आपने 1,80,000 का इंडेक्सेशन इंटरेस्ट पे किया तो आप दूसरे साल के हिसाब से करोगे, यानी कि हर साल की इंडेक्सेशन अलग अलग होगी। इसमें एक और ट्विस्ट है, वो भी सुनिए ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते समय अंडर सेक्शन 24 भी अलाउड होती है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर मैंने वो डिडक्शन भी क्लेम कर रखी है तो क्या मैं तब भी इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर सकता हूं? हालांकि अगर मैं प्रैक्टिकली और टेक्निकली बात करूं तो मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। अगर आपने अंडर सेक्शन 24B में डिडक्शन ली है इंटरेस्ट ऑन होम लोन की,
तो उस केस में आप जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे तो उतना अमाउंट आपको इंक्लूड करना अलाउड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने वहां पे 2 लाख की डिडक्शन ले ली है लेकिन आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया था 2.5 लाख, तो आप 50,000 ही सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों आज हमने 7 बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस डिस्कस करे जो प्रैक्टिकली लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई भी कैपिटल एसेट बेचते हैं और टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के पार्ट 3 को देखना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और उसके साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।